के तरीके क्या होते जा रहे हैं, युद्ध के तरीके किस तरीके से बदल रहे हैं, यानी पलक झपकते ही किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है तो उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता साहब, लेजर हथियारों के साथ प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा है वायुमंडली थर्मल ब्लूमिंग। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है मनोज जी। जी। सबसे बड़ी चीज देखिए, आज के जो बैटलफील्ड में है वो है एयर स्पेस मैनेजमेंट। क्योंकि इस तरह की कई चीजें आज उपलब्ध हैं वेरियस आर्मीज के पास, कि हमारे जो अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, या हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, या जो हमारे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक या एरियल सर्विलेंस मेजर्स हैं, या हमारे फ्रेंडली जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि अगर एयर स्पेस मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा ढंग से, तो चांसेस हैं कि मतलब आईएफएफ जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड ऑफ फो वाली जो दूसरा जी। चीज है कि किस तरह से इसको दूसरी चीज जो कॉस्ट इफेक्टिव है उसको हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो रक्षा बजट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि साहब हम किसी चीज को इतने मतलब आसानी से अपने ट्रुप्स को मुहैया करा सके। ठीक है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जो हर 3 महीने बाद जो ऑपरेशनल ब्रीफिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि भाई हमारी जो ऑल इंडिया अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो भारत को इसके लिए अपना जो फंड्स है उसको भी अपोर्शन करना पड़ेगा। तीसरी चीज आप ये देखिए, जो गाइडलाइंस हैं आपकी लोगों की, कि भाई किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो अहम बात है कि इसमें जो टारगेट है या जो ट्रुप्स हैं या जो वो है, उनको इनकैपेसिटेट किया जाएगा। क्योंकि पहले हमारा जो सोचना होता था कि साहब एक जवान को अगर, या दुश्मन के जवान को अगर हम मार देते हैं तो हमने काफी कुछ अचीव कर लिया है। आज धारणा वो है कि उसको इनकैपेसिटेट किया जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है कि पहली बात तो वो जवान जो आपका दुश्मन का है वो घायल हो चुका है, उसके साथ ही 2 या 3 जवान या और जो लोग हैं जो उसके लॉजिस्टिक्स में लगेंगे, जिसका ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया अभी, तो वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि आजकल का जो वॉरफेयर है, इट इज ए थिंकिंग वॉरफेयर, इट इज ए टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि वो जमाने चले गए जब हम ब्रूट फोर्स या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। आजकल सब चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और इस मामले में भारत को मतलब हमें अपने जो साइंसदान हैं उनको दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज होता है मैन मशीन मिक्स। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो पूरे विश्व में उनका कोई सानी नहीं है। क्योंकि जो लीडरशिप इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जुनून जेसीओज और जवानों में है हमारे देश के, वो असली में रिजल्ट आता है। देखिए, मशीनें तो कॉस्टली सबके पास हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून जो भारतीय सेना के पास है, वो इसमें और मल्टीप्लाई करता है, और भारत को इसके बड़े मुफीद जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। शरदेंदु जी, एक सवाल मेरे जहन में है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, कई सारे इनोवेशन हो चुके हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी यूएस इजरायली टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र थैल का इस्तेमाल रॉकेट और तोपखाने के गोले को मार गिराने के लिए किया गया था। लेकिन 2005 में इसे इसके भारीपन, उच्च लागत और युद्ध के मैदान पर खराब प्रत्याशित परिणामों के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया। क्या ऐसी कोई चुनौती दुर्गा 2 के इर्द गिर्द दिखाई देती है? देखिए, मैं 2-3 चैलेंजेस मानता हूं दुर्गा 2 में। देखिए, सबसे पहले हमें एक लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम चाहिए। अभी जो 25 किलोमीटर का जो रेंज है वो हमारे समझ से कम रेंज है। ये एक, देखिए अभी हम डेवलपमेंट की स्टेज में है। मेरा मानना है कि ये रेंज जरूर एनहांस की हो जाएगी आगे आने वाले दिनों में। और दूसरा, कॉस्टिंग। अभी राइट नाउ जब हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं, जो उसको हाई एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़ा जनरेटर सेट चाहिए, बहुत बड़े एनर्जी सोर्स चाहिए जो इस तरीके की बीम को जनरेट करे और उस इंटेंसिटी से टारगेट की तरफ इसको पिन पॉइंट तरीके से लॉन्च करें। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। राइट नाउ इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी,
और तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि जो आपके लेजर के जितने भी हाई एनर्जी बीम होती हैं उसको डिफ्लेक्ट करना या उसको रिफ्लेक्ट करना आसान होता है। आज की डेट में दुनिया के मार्केट में तमाम ऐसे मटेरियल हैं जो इस हाई एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि अगर टारगेट में वो चीज आपने इंस्टॉल कर रखी कि आपकी तरफ अगर हाई एनर्जी चीज आ रही है आप उसको डिफ्लेक्ट कर दें, ऐसे मटेरियल इंस्टॉल कर दीजिए कि जैसे ही ऐसे बीम आपकी तरफ आए वो डिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, तो वो टारगेटिंग आपकी सही नहीं हो पाएगी। इन सारी दिशाओं में हमें काम करना है। तमाम तरीके के जो एयरक्राफ्ट है, एवियोनिक्स है, उनके जो नोज पे ये फिटेड होता है इस तरीके की मटेरियल, जैसे कि कोई लेजर बीम उनके ऊपर अगर डायरेक्ट कर रही है तो उसको डिफ्लेक्ट किया जाए और इससे एयरक्राफ्ट की और जो फाइटर एयरक्राफ्ट उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का हमें काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। ऐसे बीम बनाने पड़ेंगे, ऐसे बीम का जनरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, क्योंकि इस दिशा में भी काम हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जरूर ये देखिए प्रारंभिक स्टेज है, आगे आने वाले दिनों में इसमें भी काम होगा, इसका भी काउंटर मेजर निकाला जाएगा। और इसको जब आप मास लेवल पे लेके जाते हैं तो नेचुरली अब आपका देखिए जो हमारे बॉर्डर एरिया वो भी बहुत डेवलप्ड है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ रखा, वहां तमाम तरीके की जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जाती है। तो हमको एक तरीके से रीअसेस करना पड़ेगा अपने डिप्लॉयमेंट को, कहां पे हम इस तरीके के लेजर बीम के वेपन को डिप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उसके कई सारी पोजीशन, मेन पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन, कई तरीके के पोजीशन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे बैटल प्रोग्रेस होगा आपको उसको लीप फॉरवर्ड करके आगे ले जाना पड़ेगा, जिससे आप इसका ऑप्टिमल इस्तेमाल कर सके। तो बहुत सारी चीजें इसमें होना बाकी, लेकिन अच्छा शुरुआत है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल और यूएस में क्यों, क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिलरी एमिशन के अगेंस्ट यूज किया। देखिए आर्टिलरी जब फायर करती है तो तमाम गोले फायर करती है, हजारों हजारों गोले कुछ घंटों में फायर कर दिए जाते हैं और तब उसका इंपैक्ट टारगेट पे आता है, जिससे कि 60 से 70% डिस्ट्रक्शन होता है। अगर आप इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे प्रोजेक्टाइल को हवा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक जरूरत पड़ेगी। आपकी जो लेजर बीम की जो इंटेंसिटी है वो कुछ राउंड को तो टारगेट करेगी, लेकिन उसका कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ दैट हाई स्पीड हाई एनर्जी बीम वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब भी आप उसको गैप करेंगे उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके तमाम तरीके के जो राउंड है, आर्टिलरी के राउंड है, वो फायर किए जाते हैं, इसलिए उसमें उतना इफेक्टिवनेस नहीं आया, इसलिए उसके बीच में गैप आया, इसलिए इस सिस्टम को बंद किया गया। अगर आप इसको लगातार कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे, लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको गैप देने की जरूरत। देयरफॉर आपकी जो टारगेटिंग है आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, हाई वैल्यू टारगेट पे इसका इस्तेमाल करें, जिसमें एरियल प्लेटफॉर्म है, ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल। अगर आप इसको इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आप इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आर्टिलरी एम्यूनिशन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उनके प्रोजेक्टाइल को हवा में पकड़िए, उसको एक्स्ट्रापोलेट करिए, गन की लोकेशन निकालिए और उसके ऊपर काउंटर बम्बार्डमेंट करिए। जो आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर बम्बार्डमेंट सीबीसीएम मेजर होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। तमाम तरीके के वेपन लोकेटिंग रडार हैं जो आपके पैसिव और एक्टिव दोनों सिस्टम में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के तोपखाने को बर्बाद कर सकते हैं। और इस तरीके के हाई एनर्जी वेपन को आप एरियल प्लेटफॉर्म, ड्रोन, तमाम तरीके की लॉन्ग रेंज मिसाइल, आईसीबीएम इसके लिए रखें, जिससे कि अगर इस तरीके के टारगेट आ रहे हैं तो उसको आप डिस्ट्रॉय करिए। देखिए लड़ाई लड़ने का तरीका होता है आपको अपने सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल इस्तेमाल करना है। अगर हम वेपन लोकेटिंग रडार द्वारा आर्टिलरी के गन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एरियल प्लेटफॉर्म जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है F-35, Su-57, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना तब हम हाई एनर्जी वेपन के लिए जाएंगे। तो वेपनों का इस तरीके से मैशिंग अप, एम्प्लॉयमेंट और एक उसका टारगेटिंग करना एक अपने आप में विधा है। जो इसमें महारत हासिल कर लेता है वो युद्ध जीत जाता है या टारगेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसमें हमारी सेना की महारत हासिल है, हमें पता है अपने रिसोर्सेज को किस सेक्टर में, किस तादाद में, किस समय पे और किस फेज ऑफ वॉर में इस्तेमाल करना है। ये सारी अपनी विधाएं होती हैं। वेपन सिस्टम में खराबी नहीं होती है, आपकी एक गोली भी एक दुश्मन को मारती है, लेकिन अगर वो सही गोली निशाने पे नहीं लगी तो वो दुश्मन नहीं मरेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग आती है, यहाँ पे आपकी सोल्जरिंग आती है, यहाँ आपका टैक्टिकल एक्यूमेंटशिप आता है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज आते हैं। तो तमाम वेपन सिस्टम है, लिहाजा जो इजराइल ने और अमेरिका वहां विफल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वेपन सिस्टम खराब है, इसका इस्तेमाल गलत है। आपने उसको मिसयूज किया है अगेंस्ट आर्टिलरी एम्यूनिशन, आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के अगेंस्ट।
इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए था ड्रोन के अगेंस्ट, हाई एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट या शिप के अगेंस्ट। अगर इस तरीके के वेपन सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट मिलेंगे, इसीलिए इसको फोर्स मल्टीप्लायर माना जाता है। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के जो भी मिलिट्री प्लानर हैं, वो इस चीज को बखूबी से समझते हैं। हम दिन भर यही एक्सरसाइज करते हैं, किस समय किस जगह पे क्या टारगेटिंग करनी है और कैसे इसमें रद्दोबदल करना, चेंजेस करना, क्या हमारी कंटीजेंसी प्लान होगी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है किस तरीके से वॉर प्लानिंग करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करके सही टाइम पे सही जगह पे इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। मनोज जी, विनोद दत्ता साहब, सवाल वही है कि आखिर ये कितना महंगा पड़ सकता है और इसकी जो अभी तक लागत है, क्योंकि अगर लेज़र बीम है और लेज़र वेपन है तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहे कोई विमान हो, लड़ाकू विमान हो या इस तरह की कोई चीज़ें, उन्हें नुकसान